चित्तौड़गढ़ में हमला करने से पहले खिलजी रणथंभौर पर हमला करने पहुंचता है और राणा हमीरदेव चौहान को युद्ध में हराने के बाद उनकी विधवा रंगादेवी जौहर कर लेती हैं। ताज्जुब की बात यह है कि उस वक्त रणथंभौर और हमीरदेव चौहान की मदद करने के लिए कोई राजपूत राजा नहीं पहुंचता। ठीक यही सब कुछ सालों बाद खिलजी चित्तौड़गढ़ करने पहुंच जाता है और वहां भी पद्मावती देवी जौहर कर लेती हैं। ऐसा ही कुछ सदियों पहले राजा दाहिर सेन के साथ होता है जब कासिम सिंध पर चढ़ाई करता है। ऐसा ही कुछ गजनी के साथ होता है जब वो लगातार 17 बार सोमनाथ मंदिर लूटने आता है। ऐसा ही कुछ सदियों बाद बाबर भारत के साथ करता है जब वो खानवा में राणा सांगा सरीखे योद्धा से लड़ने पहुंचता है। राणा जी हार जाते हैं। ऐसा ही कुछ अकबर और महाराणा प्रताप के बीच होता है हल्दी घाटी में। ऐसा ही कुछ गौरी के साथ होता है जब वो चौहान साहब को बंदी बनाकर ले जाता है। ऐसा ही कुछ गुरु गोविंद सिंह जी के साथ होता है जब औरंगज़ेब उनके पूरे परिवार को शहीद कर देता है और किसी की चू तक नहीं निकलती। ऐसा ही कुछ छत्रपति शिवाजी महाराज और बाद में साहू जी महाराज के साथ किया जाता है जब साहू जी महाराज को दशकों तक कैद करके रखा जाता है और किसी भारतीय राजा में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो जाकर साहू जी महाराज को छुड़ा ले। और फिर ऐसा ही अंग्रेज़ करते हैं हमारे साथ फिर से। हमारे पास दर्जनों उदाहरण हैं जब हमने दुनिया को ये दिखाया कि हम एक मुल्क नहीं बस कुछ राज्यों का एक समूह है जो भारत नाम के एक भूभाग पर रहते हैं। महाराजा रणजीत सिंह की मौत के बाद जब अंग्रेज़ों ने सतलज पार करके पंजाब पर कब्जा किया तब कितने रजवाड़े गए उनका साथ देने के लिए। जब पेशवा से पुणे छीना गया तो कितने रजवाड़ों ने साथ दिया पेशवा का। हमने कदम कदम पर साबित किया है कि हम एक मुल्क नहीं बस एक राज्यों का एक समूह है जो एक भूभाग पर रहते हैं जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। इन साहब की बातों को मैं अक्सर इग्नोर करता हूं, लेकिन उस दिन मैं इस बात से पूरा सहमत था कि हमें मुल्क बनने का सौभाग्य अंग्रेज़ों ने ही दिया। हालांकि उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी कीमत वसूल कर ली। झांसी की रानी झांसी के लिए, बहादुर शाह जफर अपने ताज के लिए, कुंवर जगदीश सिंह अपनी ज़मींदारी के लिए, सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे। इस मुल्क के लिए कौन लड़ा? झांसी की रानी के बेटे को अगर सिंहासन दे दिया जाता अंग्रेज़ों द्वारा तो झांसी भी विद्रोह नहीं करती। अगर अवध के नवाब से अवध नहीं छीना जाता तो शायद वो भी विद्रोह नहीं करते, जैसे पंजाब ने विद्रोह नहीं किया, जैसे ग्वालियर ने विद्रोह नहीं किया, जैसे इंदौर ने विद्रोह नहीं किया। सब लोग अपना सिंहासन बचाने के लिए लड़ रहे थे। इस मुल्क के लिए कौन लड़ रहा था? इस मुल्क के लिए लड़ा बलवंत फड़के, वासुदेव बलवंत फड़के, चापेकर बंधु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल। किसी भूभाग को मुल्क कहलाने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए होती हैं। एक निश्चित भूभाग, जनसंख्या, राष्ट्रवाद की भावना और आजकल अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक दुनिया के देशों द्वारा मान्यता। ये सब किसी भी भूभाग में बसे लोगों को एक मुल्क का दर्जा दे सकते हैं। आजकल ये साहब भी खुद का देश बना सकते हैं बशर्ते कोई और दूसरा मुल्क इनको मान्यता दे दे। जनसंख्या और भूभाग तो हमारे पास हमेशा से ही था और कुछ महानुभावों ने राष्ट्रवाद फूंकने की कोशिश भी की, लेकिन ये भावना कम से कम आज तक तो हमारे अंदर नहीं आई है। दुश्मन का हमला होते ही हमें एक हो जाना चाहिए था, लेकिन भूतकाल में ना तो कभी ऐसे हालात में हम एक हुए और ना आज एक होते हैं। 1962, 65, 71 कारगिल में जो विपक्ष ने भूमिका निभाई वो काबिल तारीफ़ थी, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के वक्त भारत की सत्ता और विपक्ष आपस में खेल खेलती रही। उसने एक बहुत पुराना इतिहास याद दिला दिया। दुश्मन चाहे एक मरा हो या 300, क्या ये विषय होना चाहिए था? हमने हमला किया, दुश्मन ने स्वीकार किया, बात ख़त्म। बात यहाँ ख़त्म हो जानी चाहिए थी। सबूत मांगना, संख्या गिनवाना, ये एक राष्ट्रवादी मुल्क की निशानी नहीं है। जो वामपंथी भाई बंधु भारतीय राष्ट्रवाद को हिटलर के राष्ट्रवाद से जोड़ देते हैं वो शायद इस भूभाग के लोगों को नहीं जान पाए। हमारे अंदर हज़ार कमियां हो सकती हैं, लेकिन हम पश्चिम की तरह एक रंग में ढले नहीं हैं। हम श्वेत नहीं हैं, हम अश्वेत नहीं हैं, हमारी एक सोच नहीं है। हिंदू धर्म में जितनी विभिन्नता है वह कभी इसे एक दूसरे का दुश्मन बनने नहीं देगी। कभी कभी घटने वाली छिटपुट घटनाओं को अगर आप मुख्य धारा की घटना दर्शाना शुरू कर देंगे तो यह इस मुल्क के साथ अन्याय होगा। हालांकि आज भारत में राष्ट्रवाद इतना कमज़ोर नहीं है जितना इतिहास में रहा। आज अगर सिक्किम में कोई घुसपैठ की जाती है तो उसका जवाब मद्रास लाइट इन्फेंट्री दे सकती है, लेकिन क्या राष्ट्रवाद सिर्फ सेना की जिम्मेदारी है? और क्या उसी राष्ट्रवाद के नाम पर समाज में अपना और पराया करना राष्ट्रवाद के साथ अन्याय नहीं होगा?
भारत सदियों से भौगोलिक तौर पर तो एक रहा, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक तौर पर हम लोग बटे हुए थे। और इसी बंटवारे का नतीजा निकला कि भारत आज उन मुल्कों से हार बैठा जिन मुल्कों का कभी कोई इतिहास ही नहीं रहा। मैं कोई राष्ट्रवाद का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि जब आप सामाजिक और राजनीतिक तौर पर कमज़ोर हों तो यही राष्ट्रवाद ही आपको मजबूती प्रदान कर सकता है। आप ज़रा उन मुल्कों पर नज़र दौड़ाएं जिनसे भारत सीखना चाहता है। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, रशिया, चाइना। क्या किसी भी मुल्क में आप राष्ट्रवाद की भावना का उल्लंघन होते देख सकते हैं? इन सभी मुल्कों में अगर कोई एक चीज़ है जो इनको भारत से अलग खड़ा कर देती है तो वो है उन लोगों की अपने मुल्क के प्रति आस्था। आप एक अमेरिकन के मन से अमेरिका को नहीं निकाल सकते, और एक अमेरिकन के मन में उसके मुल्क के प्रति यह भावना रहती है। ऐसा ही ब्रिटेन में, ऐसा ही फ्रांस में देखने को मिलता है। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो यह राष्ट्रवाद या तो किसी के लिए गहना बन जाता है या गाली। दक्षिण पंथ आपको दिखाता है कि कैसे सिर्फ उनका राष्ट्रवाद ही सच्चा राष्ट्रवाद है। क्या सिर्फ एक पैमाने में रहकर ही राष्ट्रवाद चलाया जा सकता है? तो वहीं वामपंथ हमेशा की तरह दक्षिण पंथ को गलत साबित करने के लिए इसी राष्ट्रवाद का सहारा लेता है। वामपंथ इसी राष्ट्रवाद को एक डर के तौर पर समाज के सामने प्रस्तुत करता है। वह दिखाने की कोशिश करता है कि अगर भारत में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हुई तो वो हिटलर के नाजीवाद का चेहरा ओढ़ लेगी, और भारत राष्ट्रवाद के नाम पर इस मुल्क से मुसलमानों और ईसाइयों को बाहर फेंक देगा। हिंदुओं के मन में मुसलमानों और ईसाइयों के प्रति जो डर बैठा हुआ है वो आधारहीन नहीं है, उसके पीछे सदियों का संघर्ष रहा है। और जो मुसलमानों के मन में आज हिंदुओं के प्रति डर का माहौल बन रहा है वो भी आधारहीन नहीं है। आप ऐसे में इन दो धड़ों को आपस में लड़वा कर मामला सुलझा सकते हैं, या फिर बैठाकर बात करके, क्योंकि इन दोनों धड़ों की मूर्खतापूर्ण लड़ाई में नुकसान हमेशा बीच वालों का ही हो रहा है। और भाई सदियां लगी हैं इस मुल्क को भूभाग से एक मुल्क बनने में, अब तो बख्श दो।